Good morning, students. Welcome back to the new topic. टॉपिक 3 हमारा कंटिन्यू ही रहेगा। टॉपिक 3 में हमारा है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ये रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग है क्या? इससे पहले हम लोगों ने टॉपिक देखा था, रेवोल्यूशन देखा था, जिसमें हम लोगों ने 2 रेवोल्यूशन पढ़ा था, ग्रीक रेवोल्यूशन और जुलाई रेवोल्यूशन। ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद तीसरी टॉपिक में बात आती है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग का। तो ये वर्ड से ही पता चलता है कि यार इमेजिनेशन मतलब समझ ही रहे हो, किसी के बारे में सोचना, दैट इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। और रोमांटिक इमेजिनेशन तो समझ ही रहे हो कि किस तरह का रोमांटिक इमेजिनेशन हो सकता है कि काश मैं भी इस फिल्म का हीरो होता, काश मेरे साथ भी हीरोइन डांस करती। ये सारे रोमांटिक इमेजिनेशन है। एंड नेशनल फीलिंग क्या होता है कि यार अपने देश के प्रति मोहब्बत हो, अपने देश के लिए कुछ सोचना, अपने देश को जो है ज़िंदा रखने के लिए कुछ करना, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल फीलिंग। तो इस टॉपिक में हम लोग जो है जिस चीज़ को याद रखेंगे उसको मैं बता दूंगा। ये नेशनल फीलिंग और रोमांटिक इमेजिनेशन कैसे लोगों के अंदर आया, लोगों के अंदर ना रोमांटिक इमेजिनेशन कैसे आया, लोग आंख बंद करके कैसे रोमांटिक चीज़ें सोचने लगे। देखने लगा कि यार ये जो आर्ट है ना, जैसे फ़ोटो बनाते हैं, जैसे मधुबनी पेंटिंग फेमस है, मधुबनी का, बिहार का, है ना। उसी तरह से हर एक स्टेट का कुछ न कुछ चीज़ें फेमस है अपना। तो आर्ट हुआ या पोएट्री हुआ या कोई कहानी हुआ या कोई म्यूज़िक हुआ, ये सब ना अपना अपना स्टेट का हर लोगों को अच्छा लगता है। जैसे बिहार में आओ तो अगर भोजपुरी गाना बजा दो तो लोग, भोजपुरी के लोग जो है, बिहार के लोग जो है झूम झूम के नाच उठते हैं। और महाराष्ट्र चला जाओ, वहाँ पे महाराष्ट्रियन गाना लगा दो तो महाराष्ट्र के लोग झूम झूम के नाच उठते हैं। तो कहता है कि यार हर एक स्टेट का अपना म्यूज़िक हो, अपना एक कहानी हो, अपना एक कविता हो, अपना एक आर्ट हो, अपना एक कला हो, है ना। ये सब चीज़ें भी जो है लोगों के अंदर एक इमेजिनेशन लेके आया, है ना। रोमांटिक इमेजिनेशन एक्सप्रेस किया लोगों के अंदर कि यार ये हमारा स्टेट का म्यूज़िक है, कितना मस्त म्यूज़िक है। लोगों के अंदर जो है जागरूकता पैदा हो जाता है। और इसी को कहा जाता है कि यार नेशनलिस्ट फीलिंग्स आने लगते हैं लोगों के अंदर कि यार ये गाना महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का सॉन्ग है, ये नेपाल का सॉन्ग है ना। तो इससे लोगों के अंदर इमेजिनेशन आती है, फीलिंग आती है कि यार हमारा राष्ट्र का है ये। तो इसमें हम लोगों को ये वाली पॉइंट याद रखनी है, जिसमें मैंने टॉपिक 1 लिख के रखा है, रोमांटिसिज्म। ठीक है, ये वाली लाइन को हम लोगों को याद रखना है, रोमांटिसिज्म है क्या। ठीक है, ये पूछता है कभी 1 नंबर 2 नंबर का। कहता है कि अ कल्चरल मूवमेंट विच हेल्प्स टू डेवलप नेशनलिस्ट सेंटिमेंट कॉल्ड रोमांटिसिज्म्स। कहता है कि यार रोमांटिसिज्म मतलब क्या है, एक कल्चरल मूवमेंट है, कल्चरल मूवमेंट है ना। मतलब कल्चरल मूवमेंट यूँ समझो कि हर एक स्टेट का अपना अपना एक डांस फॉर्म होता है, एक अपना अपना कल्चर होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं अगर बात करूं राजस्थान की कल्चर, तो राजस्थान का कल्चर ही अलग होता है। लोग वहाँ के पगड़ी बांध के चलते हैं, है ना। लोगों का वहाँ का फेवरेट डांस गरबा है, जो भी है। और हमारा बिहार का अलग है, लोग लुंगी धोती में चलते हैं, है ना। तो सबका अपना अपना कल्चर है ना। तो रोमांटिसिज्म कहता है कि जो कल्चरल मूवमेंट है ना, कल्चरल मूवमेंट which helps to develop nationalist sentiment called romanticism। ये जो कल्चरल मूवमेंट है जो मदद करती है, क्या मदद करता है कि लोगों के अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट पैदा करने को। कहता है कि यार कल्चरल मूवमेंट लोगों के अंदर पैदा करता है क्या, नेशनल फीलिंग्स, दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म। कल्चरल मूवमेंट अगर होएगा तो लोगों के अंदर क्या होएगा, एक नेशनलिस्ट फीलिंग आएगा, यानी सेंटिमेंट आएगा लोगों के अंदर कि यार ये कल्चर जो है ना, हम कहीं पे भी तुम देख लोगे तो अरे ये तो बिहार का कल्चर है। अब लुंगी धोती में कहीं देख लोगे किसी को तो बोलोगे अरे ये तो बिहार का कल्चर है। ये यही कल्चर आपको जो है एक बिहार का याद दिलाया, है ना। तो इससे क्या होता है कि एक फीलिंग आती है ना, नेशनलिस्ट फीलिंग आती है। तो इसी को कहा जाता है रोमांटिसिज्म, जिससे आपको एक नेशनलिस्ट होने का फीलिंग आ जाए, है ना। ऐसा कल्चर से, ऐसा कल्चरल मूवमेंट को देखते ही आपके अंदर एक फीलिंग आ जाए कि यार ये तो बिहार का भाई, ये तो बंगाल का है। इससे इसी को हम लोग रोमांटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि यार रोमांटिसिज्म
तो हेल्प किया ही नेशनल फीलिंग को डेवलप करने के लिए। लैंग्वेज भी जो है कुछ न कुछ खास रोल निभाया। लैंग्वेज आल्सो हेल्प टू डेवलप सेंटिमेंट। लैंग्वेज ने भी कुछ खास रोल निभाया सेंटिमेंट बढ़ाने के लिए, लोगों के अंदर प्यार जगाने के लिए, लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग लाया कि अरे ये तो महाराष्ट्र बोल रहा है, ये तो महाराष्ट्र का बंदा है, ये तो बिहारी बोलता है, ये तो बिहार का बंदा है, ये तो हैदराबादी बोलता है, ये हैदराबाद का बंदा है ना। तो ऐसा लैंग्वेज जो है ना, लोगों का अपना अपना लैंग्वेज भी लोगों को जो है एक स्टेट का नेशनलिस्ट होने का फीलिंग आता है लोगों के अंदर कि यार मैं इस स्टेट का बंदा हूँ, मतलब फीलिंग आता है लोगों के अंदर। तो यही कहा जाता है कि रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स लोगों के अंदर कैसे पैदा कैसे हुआ लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग? पोएट्री से, कहानी से, म्यूजिक से, है ना, और कल्चरल मूवमेंट से और लैंग्वेज से लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग डेवलप हुआ। ठीक है, चलो हम लोग आगे की टॉपिक देखते हैं क्या कहता है। हाँ, हमारा एक जर्मन फिलोसफर था जोहन गोटफ्राइड। ठीक है, जोहन गोटफ्राइड एक जर्मन फिलोसफर था। उन्होंने कहा था कि अगर लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग जगानी है, लोगों के अंदर क्या जगाना है? नेशनल फीलिंग, यानी राष्ट्र के प्रति अगर प्यार जगाना है लोगों के अंदर, तो उनके राष्ट्र का गाना गाओ, उनके राष्ट्र का डांस करो, उनके राष्ट्र का जो है भोजन पकवान बनाओ, है ना। जो चीज़ फेमस है वही चीज़ उस राष्ट्र में लागू करो, है ना। और हर एक राष्ट्र का अपना अपना लागू करो ताकि लोगों को उससे पहचान मिले कि ये जो है घाघरा जो भी है वो गुजरात का फेमस है। और कहता है कि जो सांबर है, जो डोडा है, जो भी है वटेवर खाने का, वो हैदराबाद का फेमस है। तो उसी तरह से खाने पीने का भी सामान है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं। डांस भी अलग अलग होते हैं, किसी में कथकली, जैसे तमिलनाडु में ले लो आपका, है ना, डांस अलग होते हैं। और फिर उसके बाद केरला में ले लो अलग डांस, बिहारी में अलग डांस, उसके बाद राजस्थान में ले लो अलग डांस, राजस्थान में आपका जो है अलग डांस होता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में फेमस है ना। तो उसी तरह से सबका अपना अपना डांस, अपना अपना स्टेट का एक डांस है, अपना अपना स्टेट का एक म्यूज़िक है। तो कहता है कि म्यूज़िक और डांस से भी लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग्स जगाया जा सकता है। ये जर्मन फिलोसफर ने कहा कि अगर किसी के यहाँ जाकर के उसके मतलब कल्चर के हिसाब से डांस करो, दैट इज़ फोक डांस, कि यार उसी का कल्चर का डांस है ये, दैट इज़ कॉल्ड फोक डांस, फोक म्यूज़िक। अगर आपको कहे कि यार राजस्थान का फोक डांस क्या है, तो कथकली है। उसके बाद क्या कहते हैं कि गुजरात का अगर कोई पूछे कि आपको फोक डांस क्या है, तो गरबा है ना। तो बिहार का कोई फोक डांस आपको पूछे तो पता नहीं, भोजपुरी जो भी है, वटेवर। ठीक है, तो उसी तरह से सबका अपना अपना एक फोक डांस, फोक म्यूजिक है। इससे भी लोगों के अंदर एक फीलिंग आती है कि यार ये मेरा स्टेट का डांस है, कितना अच्छा डांस है। लोगों को लगता है, लोग अगर दूसरा स्टेट का देखता है तो बोलता है अरे ये तो गरबा कर रहा है, ये तो गुजरात का है, अरे ये तो कथकली कर रहा है, ये तो राजस्थान का है, अरे ये तो भरतनाट्यम कर रहा है, ये तो तमिलनाडु का है ना। सब अपना अपना स्टेट का पहचान दिला देता है फोक डांस, फोक म्यूजिक से etc। ठीक है, इससे भी लोगों के अंदर जो है एक नेशनलिस्ट होने का फीलिंग आता है कि मैं इस नेशन से हूँ क्योंकि ये इस नेशन का फोक डांस है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। एक सैड स्टोरी बताता हूँ, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं भी है, लेकिन आप याद रखेंगे तो आपकी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। ठीक है, जो याद रखने वाली चीज़ है मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना है रोमांटिसिज्म्स, जो 3-4 लाइन है वो। ठीक है, एंड ऑफ 18th सेंचुरी में एक सैड स्टोरी बता रहा हूँ। 18वां सेंचुरी जब ख़त्म हो रहा था तब एक सैड स्टोरी लागू आया हमारे सामने में। सैड स्टोरी क्या है? द ग्रेट पावर, उस टाइम था ग्रेट पावर कौन? रशिया, पर्सिया एंड ऑस्ट्रिया, जो आप देख रहे हो। ठीक है, रसिया को पोलैंड पे कंट्रोल मिला था, आप सबको पता है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, रसिया जो है पोलैंड को कंट्रोल कर रखा था। अब भैया पोलैंड को कंट्रोल कर रखा रशिया, तो रसिया के अंदर जो है ना हरामी घुस गया। रसिया बोलने लगा अरे ये पॉलिश लोगों का कुछ करना पड़ेगा, तो ये पोलैंड लोगों का कुछ करना पड़ेगा। रशिया ने ना पोलैंड की पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया, बोला रहे तुम लोग जो ना अब ये लैंग्वेज में बात नहीं करोगे, ये पॉलिश लैंग्वेज जो तुम लोग चला रहे हो ना पोलैंड लोग के लोग, इसमें ना बात ही नहीं करोगे तुम लोग।
तो भैया पॉलिश लैंग्वेज हटवा दिया रसिया ने। बताओ कितनी बड़ी बात। किसी एक स्टेट की उसकी जो है पहचान थी, उसकी लैंग्वेज, पोलैंड की पॉलिश लैंग्वेज, अब तुम हटवा ही दे रहे हो। रसिया के लोग हटा दिया, एकदम में हटा दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया रसियन लैंग्वेज को हर जगह। कहते हैं कि हर जगह रसियन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट कर दिया। अरे पोलैंड के कोई लोग पॉलिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब रसियन लैंग्वेज बोलेगा। हर जगह स्कूल हो, कॉलेजेस हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी हर जगह रसियन लैंग्वेज, रसियन लैंग्वेज। पॉलिश लैंग्वेज कोई नहीं बोलेगा। पोलैंड को आया गुस्सा। पोलैंड बोल रहा है बे चल क्या रहा है बे, हमारी लैंग्वेज हमें ही नहीं बोलने दे रहा है, ये हर जगह रसियन लैंग्वेज इस्तेमाल कर रखा है, क्या दिमाग खराब हो रखा है इन लोगों का। तो पोलैंड ने गुस्सा में आकर के रसिया के खिलाफ जो है ना वो रिवोल्ट शुरू कर दिया। क्या शुरू किया? रिवोल्ट मतलब विद्रोह शुरू कर दिया यार। हाँ, विद्रोह शुरू कर दिया रसिया के खिलाफ। लेकिन पोलैंड को क्या पता कि रसिया तो है सुपर पावर है। रसिया ने जो है रगेद रगेद के पोलैंड को मारा, पोलैंड के लोगों को रगेद रगेद के मारा। और रसिया के लोग ने जो है, रसिया ने जो है पोलैंड के उन लोगों को जेल भी भेज दिया जो उनके रसियन लैंग्वेज को नहीं माना। पॉप लोग, चर्च के लोग काबिल ज़्यादा होते थे, चर्च में रहने वाले लोग, बिशप लोग है ना, वो लोग काबिल होते थे। हम लोग बड़े लोग हैं, हम लोग जो है बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग अपना पोलैंड लैंग्वेज बोलेंगे। तो ही लो, रसिया ने कहा कि ही लो तुमको जेल भेज देते हैं। पॉप को जेल भेज दिया, बिशप लोगों को, सबको है ना। कहा कि यार जो ज़्यादा काबिलियती करने लगा ना, जो ठीक है दो चार बातों में मान लिया तो जेल भेज दिया, जो नहीं माना ना उसको साइबेरिया भेज दिया। बोला कि अरे बाबा ये साइबेरिया कहाँ है? तो रसिया का ये जो है एक सिटी है साइबेरिया, है ना। पता है साइबेरिया में रसिया की सिटी है जहाँ पे -27 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज एवरी टाइम, कभी नहीं ख़त्म होती। -20 डिग्री सेल्सियस रहती है। इतनी ठंड रहती है कि हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, उसमें कोई इलाका बसता ही नहीं है। तो वहाँ पे इन लोगों को ना बांध के भेज दिया, जाओ मरो ठंड से, है ना। फिर ताकि कभी कोई सोच भी नहीं सकता डर से कि रिवॉल्ट करो भैया रसिया के खिलाफ, है ना। क्योंकि रसिया पर्सिया ये तो सुपर पावर थे सब, इन लोगों के खिलाफ कौन लड़ाई करे भैया, है ना। तो जो है पोलैंड में पूरी तरह से जो है लागू हो गया रसियन लैंग्वेज, ठीक है। अब आगे वाली टॉपिक हम लोग देखते हैं। ये वाली टॉपिक हम लोगों को याद रखनी है, ये वाली टॉपिक हम लोग को याद रखनी है। और ये पूछता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट 1830। हंगर तो समझ रहे हो भूख, है ना। हार्डशिप मरी होएगा, भूख मरी, और क्या होएगा। पॉपुलर रिवॉल्ट मतलब एक जो है, पॉपुलर तो समझ ही रहे हो यार, इतनी हिंदी में मुझे आती नहीं है, आप सबको भी पता है। पॉपुलर रिवॉल्ट इसलिए क्योंकि 1830 में बहुत लोग आए, यूरोप के बहुत लोग, पेरिस के लोग, सब ना रोड पे आ गए थे, इसलिए पॉपुलर विद्रोह हो गया था ये, है ना। क्या हुआ था सुनो। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट क्यों हुआ 1830 ईस्वी में? भैया यूरोप में ना पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि यूरोप के लोगों को पता तक नहीं चला कि रातों रात पूरा यूरोप की बाउंड्री तक भर्ती हो गया। मतलब रातों रात नहीं, बहुत दिन लगे, ठीक है। तो यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। ये यूरोप के लोग जो है ना इस पर कंट्रोल नहीं कर सका, इस पर कंट्रोल नहीं किया यूरोप के लोग। अब देखो आज अब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई कि लोगों को ना खाना पीना, बेरोजगार और जो है एम्प्लॉयमेंट, ये सब तो चाहिए ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ती रहती है, मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए ना, ये सब चीज़ें चाहिए क्योंकि यार पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो अचानक से यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ गई बहुत ज़्यादा, लोगों को पता ही नहीं चला क्योंकि लोग दूसरे तरफ ध्यान दे रखे थे। और इधर समझ रहे हो ना, हाँ इधर प्रोडक्शन होता रहा है, हाँ पॉपुलेशन बढ़ता गया। और जो है इतना पॉपुलेशन होने के बाद 1848 की बात है, 1830 में हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट हुआ था, है ना। तो 1848 में इसी के वजह से, ये इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन की वजह से ही कुछ दिन तक, यानी 18 साल तक लोग ने मेंटेन तो किया यूरोप को इसी इंक्रीमेंट पॉपुलेशन के साथ। लेकिन 1848 ईस्वी में का पता भैया ये जो है बहुत ज़्यादा ही फूड का शॉर्टेज हो गया। इन्हें का मालूम, वाइड स्प्रेड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, यानी जो है
हर जगह बेरोजगारी है, बेरोजगार घूम रहा है हर जगह। 1848 तक यूरोप में जो है फूड की बहुत कमी हो गई। उस टाइम यूरोप के लोगों को भी बहुत सारा जिल्लत सहना पड़ रहा था, क्योंकि जब सब प्रोडक्शन बंद हो गया था तो उस टाइम में ना इंग्लैंड जो है अपना मशीन से बनाया हुआ सामान जो है ना यूरोप में भेज रहा था। तो यूरोप के लोग जो है सस्ते दामों में उसको खरीद रहा था। तो यूरोप का जो है मार्केट जो है ठप पड़ रहा था, यूरोप का प्रोडक्शन ठप पड़ रहा था और यूरोप में बर्बादी हो रहा था। और इधर इंग्लैंड लोग उस मौके का फ़ायदा उठा के मशीन से सामान बना बना के भेज दे रहा है यूरोप एकदम है। और यूरोप के लोग जो है उसको सस्ते दामों में ख़रीद लेते हैं। इससे यूरोप में और महंगाई बढ़ गई, फूड शॉर्टेज हो गया, खाना मिलना बंदी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों को बेरोजगार हर रोड में है। इससे ना सबसे ज़्यादा प्रभाव मतलब इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो पेरिस हुआ। पेरिस ना सबसे ज़्यादा फूड शॉर्टेज का जो है सामना किया और अनएम्प्लॉयमेंट का सामना किया। तो पेरिस में लुइस फिलिपी नेशनल असेंबली यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया गया था। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था लुइस फिलिपी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या था, वो हेड था लुइस फिलिपी। पेरिस के लोगों ने कहा, रे भैया लुइस फिलिपी तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तुमको जो है ये मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल का हेड जो बनाया तो हमारी देश के बारे में कुछ ना सोच रहे हो तुम, निकलो। लुइस फिलिप को मार के भगा दिया। लो पेरिस के लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बनाया था उसको भी हटा ही दिया। लुइस फिलिपी भाग गया। लुइस फिलिप को भागो तुमसे कुछ नहीं हो रहा। लुइस फिलिप को भगा दिया। पेरिस के लोगों ने लुइस फिलिप को भगा दिया और नेशनल असेंबली को जो है तोड़ दिया। बोला कोई नेशनल असेंबली नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चलो रे सबको ना अब वोट मिलेंगे, करने को मौका मिलेगा। इन लोगों ने 2 चेंजेस किए हंगर हार्डशिप पॉपुलर रेवोल्यूशन में। 2 चेंजेस किए। क्या 2 चेंजेस किए? कहा कि ये सब चीज़ें होने के बाद लुइस फिलिपी को हटा देने के बाद पेरिस के लोगों ने 2 चेंजेस किया था। क्या चेंजेस किया था? अरे हर किसी को वोट देने का अधिकार होएगा। देखा ना, पहले वोट देने का अधिकार हर किसी को नहीं था, अबव 21 है ना। बोला कि रे हर किसी को वोट देने का, मेन वुमेन सबको रहे, अबव 21 जो भी होएगा सबको वोट देने का मौका मिलेगा और सबको काम करने का मौका मिलेगा। राइट टू वर्क, सबको काम करने का मौका मिलेगा। और जो भी नेशनल वर्कशॉप है यहाँ पे, जो भी नेशनल वर्कशॉप होगा वो सब नेशनल वर्कशॉप सबको एम्प्लॉयमेंट देगा रे। सबको क्या देगा? एम्प्लॉयमेंट देगा। तो हंगर हार्डशिप 1830 को हुई। क्यों हुई? क्योंकि पॉपुलेशन अचानक से इंक्रीज हो गया और यूरोप इस पे कंट्रोल नहीं कर सका, फूड की शॉर्टेज हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो पेरिस को सबसे ज़्यादा धक्का लगा, उसने लुइस फिलिपी को हटा दिया। लुइस फिलिप को हटा के 2 चीज़ लागू कर दिया। बोला सबको काम मिलेगा रे, सबको वोट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, हमारा ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है और हम यहीं तक रखते हैं। मेरा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।